आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 13 का, जिसका उन्वान है भर्तरी हरी। इस सबक में भर्तरी हरी के लिखे हुए कुछ श्लोक हैं, मंजूम श्लोक मंजूम तर्जुमे के साथ यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका आप मुताला करेंगे। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने मंजूम तर्जुमा क्या होता है इस हवाले से हमने बात की थी, और दूसरा हिस्सा हम लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम भर्तरी की ज़िंदगानी के हवाले से बात करेंगे। तीसरे हिस्से में हम मंजूम तर्जुमे का मुताला करेंगे, और चौथे हिस्से में उन श्लोकों से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, भर्तरी हरी का तारुफ। बच्चों, भर्तरी हरी संस्कृत ज़ुबान के अजीम शायर हैं, बहुत मशहूर हैं, और पॉलिसी मेकर की तरह भी इनको देखा जाता है। संस्कृत ज़ुबान के आपके जो शायरी है वो आपकी 3 बड़ी किताबों के ऊपर मुश्तमिल है। उन किताबों में नीति शतक है, सिंगार शतक है और वैराग्य शतक नाम की किताबें हैं। नीति शतक नाम की किताब में से ही हमारी इस दरस में सबक के अंदर कुछ श्लोक लिए गए हैं और उनका तर्जुमा यहाँ करके आपके सामने शामिल किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, भर्तरी हरी का तारुफ। मैंने आपको बताया कि भर्तरी हरी जो हैं संस्कृत ज़ुबान के मशहूर शायर हैं, बहुत पुराने शायर हैं। कई हज़ार साल आपकी ज़िंदगी को हो गए हैं, आपके गुज़रे हुए इतने साल गुज़र चुके हैं, लेकिन आप आज भी आपके श्लोक बोले जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और लोगों की ज़ुबान के ऊपर फैले हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं भर्तरी हरी की ज़िंदगानी के हवाले से। हिंदुस्तान में एक साथ इतनी ज़ुबानों का चलन है कि उसे ज़ुबानों की तजुर्बा गाह भी कहा जाता है। हिंदुस्तान में कदम कदम के ऊपर ज़ुबानें बदलती रहती हैं। आप यहाँ हो तो यहाँ आपको एक अलग तरह की ज़ुबान मिलेगी, और जैसे ही आप राजस्थान के किसी दूसरे इलाक़ों में जाओगे तो वहाँ पर दूसरी इलाकाई ज़बान से सामना हो जाएगा। और कहीं जाओगे तो आपको हर जगह, बहुत बड़ा है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की हर जगह के ऊपर तकरीबन हर सूबे की एक अलग बोली है, एक अलग ज़ुबान वहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो हिंदुस्तान को ज़ुबानों का तजुर्बा गाह कहा जा रहा है, ज़ुबानों की अजायब घर कहा जा रहा है कि तरह तरह की ज़ुबानें यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। संस्कृत हमारी कदीम तरीन ज़ुबानों में से है। संस्कृत जो ज़ुबान है वो हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानों के अंदर कदीम ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है, जो शुरुआत से बोली चली आ रही हैं। हिंदुस्तानी ज़ुबानों के सियाक में संस्कृत को ज़ुबानों की माँ कहा जाता है। अगर ज़ुबानों के हवाले से बात की जाए तो जब बात की जाएगी ज़ुबानों की, तो संस्कृत जो सबसे कदीम ज़ुबान है इसे ज़ुबानों की माँ कहा जाता है। इसी से दूसरी ज़ुबानें पैदा हुई हैं, और दूसरी ज़ुबानों के अंदर संस्कृत ज़ुबान के बहुत सारे अल्फाज आपको नज़र आ जाएंगे। कदीम संस्कृत अदब के बहुत से शाहकारों का तर्जुमा हिंदुस्तान की और दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में किया जा चुका है। अब ये कदीम ज़ुबान है, शुरुआत से बोली जा रही है, तो संस्कृत के अंदर बहुत उम्दा किस्म की बहुत ही मशहूर किताबें लिखी जा चुकी हैं, और इन किताबों का दीगर ज़ुबानों के अंदर तर्जुमा भी किया जा चुका है। हिंदुस्तानी ज़ुबानों में ही नहीं, बाहमी जो ज़ुबानें हैं उन ज़ुबानों में भी तर्जुमा किया गया है। संस्कृत ज़ुबान की लिखी हुई किताबों को उन ज़ुबानों के अंदर भी दुनिया भर में फैलाया गया है। उर्दू में भी संस्कृत से तर्जुमे किए गए हैं। कालिदास के दोहे जो हैं वो उर्दू ज़ुबान के अंदर बहुत पढ़े जाते हैं। अमरू, भर्तरी हरी, दामोदर गुप्त की तख्लीक़ात के तर्जुमे उर्दू में ख़ासे मारूफ़ हैं, और भर्तरी हरी के अहद और हालात ज़िंदगी से मुतालिक इख्तलाफात राय पाया जाता है। अगर ज़िंदगानी के हवाले से बात करें भर्तरी हरी की, तो वो हज़ारों साल पहले की बात है, तो कोई लिखा हुआ सबूत यहाँ पर नहीं है कि भर्तरी की ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, कब पैदा हुए, किस तरह से हालात इनके सामने पेश आए। बस वो कहानियाँ चलती आ रही हैं, वो किस्से इनके हवाले से चले आ रहे हैं, और इन किस्से और कहानियों की बदौलत ही उनको याद किया जाता है। तो अलग अलग इख्तलाफ है, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की बातें उनकी ज़िंदगानी के हवाले से की है। कहा जाता है कि वो उज्जैन के राजा थे, लेकिन दुनिया के हालात से तंग आकर उन्होंने हुकूमत से मुँह मोड़ लिया और ज्ञान ध्यान के साथ फ़िक्र सुखन में मसरूफ़ हो गए। उज्जैन के राजा ही माने जाते थे, जो मध्य प्रदेश में है, और विक्रमादित्य जो उस वक्त यहाँ पर राजा थे, उनके बड़े भाई के तौर पर
अजदाद के तौर पर इनको याद किया जाता है उनसे पहले वाले लोगों के शक्ल के अंदर। तो उज्जैन के अंदर ही राजा थे और कहा जाता है कि ज़िंदगी के अंदर इनको अपनी जो अहलिया थी, इनकी बीवी थी, उन्हीं से धोखा मिला। जो इनका सिपह सालार था उसने इनको धोखा दिया। ये किसी और से मोहब्बत करते थे, उसने भी धोखा दिया। तो जब इनको ज़िंदगी में हर जगह से धोखे ही धोखे मिले तो ये अपने आप से परेशान हो गए, अपने आप के ऊपर लानत मलामत करने लग गए। और तब इनको गोरखनाथ नाम के एक गुरुजी थे, उन गुरुजी ने इनको सहारा दिया। ये गोरखनाथ जी के शागिर्द बन गए और फिर ये अपने नज्म वगैरह के काम के अंदर, संस्कृत के ज़बानों के अदब बढ़ाने के काम में लग गए। तो इन्होंने ज्ञान ध्यान के साथ फ़िक्र और सुखन में मसरूफ़ हो गए। इल्म लिसान पर भी उन्होंने बहुत काम किया। लसान ज़ुबान के ऊपर, ज़ुबान के इल्म के ऊपर भी आपने बहुत काम किया है। इनका शुमार संस्कृत के अजीम शायरों में होता है। उनके एक श्लोक का उर्दू तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम बाले जिब्रील में भी किया है। भरतरी के एक श्लोक का तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने बाले जिब्रील में किया है, जो यहाँ पर पेश है आपका। देखिए कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। कितना खूबसूरत शेर है कि अगर उसके अंदर ताकत हो और उसमें सोचने समझने की ताकत हो तो एक पत्ती से भी, एक नरम बोल से भी सख्त इंसान पिघल सकता है। लेकिन अगर वो नादान है तो उसके सामने कितनी ही नाजुक बोलियां बोल लो, वो पिघलने वाला नहीं है, वो सुधरने वाला नहीं है। उसको सुधारने के लिए तो सख्ती का रुख ही इख्तियार करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म व नाजुक बेअसर। आगे आते हैं। इकबाल के जावेद नामा में भी भरतरी पर 2 नज़में शामिल हैं। असर लखनवी ने भरतरी के 5 श्लोकों का तर्जुमा उर्दू में रंग बसंत के नाम से किया है। यहाँ पर सवाल बन जाएगा बच्चों कि रंग बसंत किसका लिखा हुआ है और इसका मौजू क्या है। तो 5 श्लोक भरतरी के लिखे हुए शामिल किए गए हैं और इस तर्जुमे को, रंग बसंत को लिखने वाले हैं असर लखनवी। चौधरी जयकृष्ण हबीब, तिलोक चंद महरूम, यूसुफ नाजिम और अब्दुल सत्तार देलवी ने, इन्होंने भी भरतरी की तर्जुमे किए हैं। कई सदियां गुजर जाने के बाद भी भरतरी के कलाम से दिलचस्पी बरकरार है। प्रतापगढ़ के मारूफ शायर और अदीब इम्तियाज़ खान ने भरतरी के श्लोकों के मंजूम तर्जुमे किए हैं। किसने किए? प्रतापगढ़ जो यूपी के अंदर है, इसके मशहूर शायर हैं इम्तियाज़ुद्दीन खान। अब ये नाम आपको याद रखना है बच्चों, इम्तियाज़ुद्दीन खान। इन्होंने भरतरी के श्लोकों के, नीति शतक के श्लोकों के मंजूम तर्जुमे किए हैं और वो तर्जुमे उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से शाये हुए हैं। उनको उर्दू अकादमी ने शाये करवाया है। अगले सफ़े में नीति शतक के कुछ मंजूम तर्जुमे दिए जा रहे हैं। अब जो हमारा सबक शुरू होने वाला है उस सबक में नीति शतक के मंजूम तर्जुमे दिए गए हैं और उनका तर्जुमा किसने किया है? इम्तियाज़ुद्दीन खान ने, जो सबक का हमारा तीसरा हिस्सा होगा। तो बच्चों यहाँ पर दूसरा हिस्सा, जहाँ हमने भरतरी के हवाले से बात की, भरतरी बाबा के हवाले से बात की, मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम भरतरी के नीति शतक से लिए गए श्लोकों के मंजूम तर्जुमे का मुताला करेंगे और समझेंगे कि भरतरी उन श्लोकों के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं और भरतरी क्यों इतने मशहूर हैं, क्यों जाने जाते हैं। सबक का अगला हिस्सा आने तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।